सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर को। और भाई अगर यार तुम बुक में देखोगे, चाहे कोई भी बुक देखो, टीएस देखो, डीके गोल देखो, कोई भी बुक देखोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। तो यार अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहें, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं और हमारी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अगर कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हो कि टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल वही प्लेलिस्ट, उसी टाइप की प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेपिटेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यार आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है, तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार डाउनलोड करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। और सॉल्वेंसी रेशियो में आपके पास 5 तरीके की रेशियोज गिवन है बुक में, और पांचों के फॉर्मूलाज मैंने यहां पर लिख लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन पांचों रेशियो के क्या कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे डेट के अंदर क्या आएगा, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आएगा, और ऐसे वो पॉइंट्स जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर क्या करना था, वो पॉइंट्स मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही करवा रहा हूं, सारे पॉइंट्स समझा रहा हूं जहां पे गलतियां होती हैं, जहां पे कंफ्यूजन होती है, तो वो ध्यान से देखना। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके बहुत स्मूथली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी मैं बताऊंगा सारे के सारे ध्यान से सुनना, और हर एक कंपोनेंट के अंदर, डेट के अंदर क्या आता है, इक्विटी के अंदर क्या आता है, ये सारी चीजें मैं अभी बता रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है वीडियो का, इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद हमने क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, सीधा तो पहले जरा कॉन्सेप्ट सारा समझ लेते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट ऊपर है, इक्विटी नीचे है, जैसा लिखा है वैसा ही आपको रेशियो में फॉर्मूला गिवन है, कुछ लर्न करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, डेट साइलेंट होता है फॉर्मूले में, जैसे खाली डेट लिखा होता है तो मान के चलना है, एजम्पशन यही रहेगा कि ये लॉन्ग टर्म डेट होती है, शॉर्ट टर्म डेट नहीं होती। ठीक है, ये एजम्पशन रहेगा लॉन्ग टर्म वाला। सेकंड देखो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो जो लिखा है, जो रेशियो का नाम है वही सेम फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अगेन खाली डेट लिखा है, मतलब ये क्या है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वाला डेट है। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने को बोलेगा तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करने वाला है, और शेयर होल्डर फंड्स का दूसरा नाम होता है इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मीनिंग ये है कि आपके प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट कटेगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। आपको ये ना ऑर्डर में लिखा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इंटरेस्ट कटना बाकी है और अभी टैक्स कटना बाकी है, तो पहले इंटरेस्ट कटेगा फिर टैक्स कटेगा। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं। और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, तो जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, डिवेंचर्स होंगे, ठीक है, उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहां पर लिखना है, खाली इंटरेस्ट। लास्ट है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो फॉर्मूले का, जो रेशियो का नाम है वही सेम फॉर्मूला लिखने का स्टाइल है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो भाई मैं दिसंबर में ना बिगनिंग में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ क्लास 12th का। ठीक है, तो एक बारी ड्यूरेशन समझ लेते हैं। कोर्स स्टार्ट होगा दिसंबर बिगनिंग में, और आखिरी डेट जो होगी कोर्स की वो रहने वाली है टिल द डेट ऑफ योर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम जिस भी दिन होगा उस दिन तक ही आपका क्रैश कोर्स चलने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करने में, आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप एक मैसेज भेज दो, और सारी कोर्स डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेट के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो डेट खाली लिखा, मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म डेट्स होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे इसमें। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक होती है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में वो यही डेटा देता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर उसने ये दोनों चीजों की वैल्यूज दे दी तो इनको सिंपली ऐड कर देना और आपके पास डेट आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होती है, हमारी डेट होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोल सकते हैं।
या फिर नेट वर्थ भी दे सकता है, ठीक है। नेट वर्थ वर्ड भी यूज करेगा, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो कोई भी टर्म आपके सामने आ जाए आपने घबराना नहीं है। और याद रखना इक्विटी फंड नहीं है, खाली इक्विटी लिखा है, इक्विटी फंड नहीं लिखा, शेयर होल्डर के साथ फंड लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फंड इक्विटी के साथ नहीं लिखा, वो अलग चीज हो जाती है। तो ये अपने पास सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। इसके बाद इसके कंपोनेंट क्या है कि ये इक्विटी बनता कैसे। आपको ना डायरेक्टली इक्विटी का वैल्यू हो सकता है ना गिवन हो, तो इक्विटी बनता कैसे वो हमें जानना है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, जनरल रिजर्व या कोई और तरीके का रिजर्व गिवन होगा तो वो लिख देना, प्लस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अपना सरप्लस हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको पॉजिटिव होगा तो ऐड कर देना, ठीक है। नेगेटिव होगा, लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो ये जो था ना ये वाला पोर्शन, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट, इसकी जगह आप फॉर्मूले में याद करने के लिए लिख सकते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है उसको अगर आप रीड करना चाहो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन में जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिया होता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। और रिजर्व, जनरल रिजर्व की जगह साथ साथ आपके पास कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ सकता है। तो रिजर्व्स के अंदर कोई भी रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल रिजर्व भी गिवन हो सकता है, ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको गिवन हो सकता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपने प्लेस करना है और मेजॉरिटी क्वेश्चंस में जनरल रिजर्व होता है, इसलिए मैंने यहां पर जनरल रिजर्व लिखा है। तो ये आपके पास सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा इक्विटी का, या शेयर होल्डर फंड्स बोले या नेटवर्थ बोले, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत ज्यादा यूज होता है ये हमारे ये अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लूज टूल्स, क्या लिखा है, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल एसेट्स, ठीक है। तो आपके पास जो रेशो है डेट टू टोटल एसेट्स, आपके पास रेशो क्या है, डेट टू टोटल एसेट्स, तो वहां पे आपको टोटल एसेट्स निकालनी होंगी। तो टोटल एसेट्स में याद रखना कि लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर्स को जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि एक रेशो हमने पढ़ी थी, कौन सी, करंट रेशो। आपको ध्यान होगा करंट रेशो में हम क्या लेते थे, इन्वेंट्री लेते थे। करंट रेशो के अंदर क्या लेते थे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन जो करंट एसेट्स होती थी ना, इसमें आपके पास इन्वेंट्री होती थी और इन्वेंट्री में ना लूज टूल्स वगैरह नहीं होते थे, एक्सक्लूड कर देते थे, लूज टूल्स वगैरह को ना एक्सक्लूड कर देते थे। लेकिन जब आप ये टोटल एसेट्स निकालोगे ना अपनी रेशो में, ठीक है, जो डेट टू टोटल एसेट्स रेशो, जब वहां पर आप टोटल एसेट्स निकालोगे तो वहां पर लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार करंट रेशो निकालते टाइम तो इंक्लूड नहीं करते थे, तो अब करें या ना करें, तो अब आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, टोटल एसेट्स में ये चीजें इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। आप खुद सोचो, अगर आपको पैसों की दिक्कत है तो आप बैंक से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बैंक से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास बोरोविंग्स आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाएंगी, तो उसको बोलते हैं डेट। डेट का मतलब है, अभी हमने पढ़ा डेट थोड़ी देर पहले, कि डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। तो अगर आप डेट लेते हो, ठीक है, बाहर से कर्जा लेते हो और फिर बिजनेस करते हो, तो वो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में माना जाएगा। और मान लो आपके पास अपना पैसा है, आपके पास अपना पैसा है और आप उससे अपना बिजनेस चला रहे हो, आपने वो पैसा इन्वेस्ट करा है, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ना कंपनीज में मिक्सचर होता है। कंपनीज क्या करती है, कर्जा भी ले लेती हैं और कंपनी अपना पैसा भी यूज करती है, तो वो एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन यूज करती है डेट और इक्विटी का, ठीक है। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इसका मैं लॉन्ग फॉर्मूला लिखूं, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं लॉन्ग फॉर्मूला लिखूंगा तो इसी को तोड़ के डेट का फॉर्मूला आपको याद होगा। डेट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये तो मेरी डेट हो गई, ठीक है। इसमें मैं इक्विटी का लॉन्ग फॉर्मूला लिख देता हूं, तो इक्विटी का लॉन्ग फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ये हमारी डेट हो गई। इक्विटी का लॉन्ग फॉर्मूला क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर ये नहीं गिवन होंगे तो इनको जीरो ले लेना, नहीं गिवन होगा जनरल रिजर्व जीरो, कैपिटल रिजर्व नहीं गिवन होगा जीरो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी जीरो, ठीक है। प्लस एक और रिजर्व हमारे पास हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, प्लस आप ले लेना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा तो प्लस लेना, नेगेटिव होगा तो माइनस लेना, ठीक है। पॉजिटिव का नेचर होता है क्रेडिट और नेगेटिव का नेचर होता है डेबिट, ठीक है। तो ये मेरा लॉन्ग फॉर्मूला हो जाएगा, ये डेट प्लस इक्विटी का, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट में मान लो डेट इक्विटी गिवन हो तो फटाफट आ जाएगा, अदरवाइज लॉन्ग फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। तो ये भी हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो मान लो आपसे पूछ ले वाइवा में या स्कूल में या ट्यूशन में कोई भी पूछ ले तो ये है 2:1। और आइडियल रेशियोज ना आपको सभी रेशियोज की नहीं गिवन है, तो जिनकी गिवन है उनका ही आपको लर्न करना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल माइंड में रखना ताकि आपसे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहे कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, तो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो पूछ रहा है और ये रेशियो ही यार सबसे ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड्स में, तो इसको अच्छे से करके जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है, जनरल रिजर्व दे रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपना वही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस समझ लेना, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस समझ लेना। 10% डिबेंचर ये आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रहे हैं और यहाँ पर ये आपको क्या दे रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज दे रहे हैं। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक बार ये रजिस्टर पे नोट डाउन करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में डेट के नाम पर, लॉन्ग टर्म डेट के नाम पर आपको सिर्फ क्या गिवन है, 10% डिबेंचर्स गिवन है, ठीक है। तो 10% डिबेंचर्स की वैल्यू उन्होंने क्या बताई, 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपके पास ये जो रेशियो लिखी है न्यूमरेटर में क्या फिगर आएगी, 1,30,000 आएगी, ये पता चल गया। इक्विटी का अपना फॉर्मूला लिखते हैं। इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं तो वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा। फिर मेरे पास जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व लिख दिया। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो बेसिकली सरप्लस है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, बेसिकली सरप्लस है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़, जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 का और आपको सरप्लस गिवन है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से 50,000 का। करंट लाइबिलिटीज इग्नोर होगी क्योंकि डेट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, तो करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, इग्नोर कर देना। तो ये मेरे पास आ गया 6,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखो भाई, डेट मैंने लिख दी ऊपर, इक्विटी का आंसर है 6,40,000, तो यहाँ लिख देते हैं नीचे 6,40,000 रुपये। तो इसको सॉल्व करो भाई, 4 0 से 4 0 गए, 13/64। तो इसको आप सॉल्व करोगे, डिवीजन करोगे तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, तो 0.203:1, ठीक है, डेसिमल में जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन की, इसके जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको देखो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, ये बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, कितने की है, ये 2 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। फिर ये आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं 1 लाख की, जनरल रिजर्व दे रहे हैं 90 का, सरप्लस दे रहे हैं, 10% डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये वाला डेटा आपका है डेट का, जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, ये आपके पास जो डेटा है ये वाला, ठीक है। ये सारा अगर आप ऐड कर दोगे आपको क्या मिल जाएगी, इक्विटी मिल जाएगी। इन 4 आइटम्स का ऐड करोगे इक्विटी मिल जाएगी, ये आपको डेट दे देगा। इसको आप इग्नोर कर दो, करंट लायबिलिटी का कोई काम ही नहीं है जो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये 1 लाख रुपए इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो इसकी हम यही निकाल लेते हैं, ठीक है, रजिस्टर पे भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो डेट ऊपर आएगा, ठीक है, ये डेट कितना है 1,50,000, डेट ऊपर आएगा और इक्विटी नीचे आएगी। तो इन चारों को ऐड करो, इक्विटी कितना आएगा 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 390 और इसमें 40,000 जोड़ दोगे तो 4,30,000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, ये 4 0 से 4 0 जाएंगी तो 15/43 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्स कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व कर देना। 3 4 भी लिख सकते हो, 3 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप अप्रॉक्सीमेट करोगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। देखो बहुत सारा डेटा गिवन है, सारा डेटा मैं रजिस्टर पे लिखता हूं और फिर हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ऊपर आपको सारा ये एसेट्स का डेटा गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मतलब डेप्रीसिएशन ही है, जो 11th में समझा होगा ना, प्रोविजन वाला मेथड, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो, 11th वाला प्रोविजन मेथड भूल गए होगे।
तो ये ग्रॉस वैल्यू लिखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये कह रहा है जो मशीनरी वगैरह है वो इतने में खरीदी थी, मतलब ग्रॉस मतलब अभी इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं कटा, तो आपको इसमें से इसका डेप्रिसिएशन काटना है। तो नेट वैल्यू आपको लेनी है, और नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 लाख। 840 में से 1,40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा डेप्रिसिएशन कट करने के बाद वाला वैल्यू, और आपको वो वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 7 लाख आ गया। फिर ये एसेट है, ठीक है, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अपने को मतलब है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी से, तो इक्विटी तो मेरे को दिखे नहीं रही दूर दूर तक, और जो डेट है वो मेरे को यहाँ पे गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इनको आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। और इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये कितना आ रहा है 5,60,000 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास जो लॉन्ग टर्म डेट्स है वो तो निकल गई, इक्विटी का मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रफ में एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा बनाने वाले, तो रफ में एक बैलेंस शीट बनाएंगे जैसे 11th क्लास में बनाते थे। तो लाइबिलिटीज़ लेफ्ट में, एसेट्स राइट साइड पे, ठीक है, और ये हमारा रुपीज़ का कॉलम हो गया। और अब मैं रफ में यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना कि आपको बैलेंस शीट में ये चीज़ समझनी है कि एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये प्योर रफ हो गई, वर्किंग नोट भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो आपको ये समझना है कि इन तीनों का टोटल यहां पर आएगा और इन दोनों का टोटल यहां पर आएगा, तो इन तीनों का टोटल इक्वल होगा इन दोनों के टोटल से। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब ऊपर देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेट वैल्यू 7 लाख है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000 है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000 है। ये तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा ना, इन तीनों को 7 लाख प्लस 14,000 प्लस 56,000, तो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने ऐड करा और ये मेरे पास आ गया 7,70,000। फिर नेक्स्ट लाइन में मुझे करंट एसेट्स दिख रहे हैं जो कि है 3,50,000। ठीक है, तो मेरे को नॉन करंट एसेट्स मैंने क्वेश्चन से देख के लिखी, करंट एसेट्स मैंने यहाँ लिखी, इनको दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 11,20,000 रुपीज़। आगे बिना देखे मुझे पता है जो एसेट्स का टोटल है वो सेम लाइबिलिटीज़ का टोटल होगा, यानी कि 11,20,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं आगे हमारे को क्या डेटा गिवन है। तो आगे के डेटा में मैंने नोटिस किया करंट लायबिलिटी गिवन है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और मेरे को क्या गिवन है, डेट गिवन है। इन दोनों का टोटल क्या था, डेट था, मैंने निकाला, और डेट कितनी है 5,60,000, तो मुझे डेट भी गिवन है। तो यहां पर देखो इक्विटी नहीं पता, तो अब इक्विटी आ नहीं जाएगा। देखो इक्विटी मान लो एक्स है, तो तुम्हें पता है एक्स प्लस दिस अमाउंट इक्वल टू 11,20,000। तो इक्वेशन बन गई ना। देखो इन दोनों को टोटल करके ये अमाउंट आया, ये अमाउंट यहां लिखा, तो इक्वेशन बन गई ना, मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहां पर अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा इक्विटी। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आप फेयर वर्क में अपने आंसर में लिखोगे, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट यहां आप शो कर दो ये दोनों, और इनका जो टोटल है मैं यहां लिख देता हूं 11,20,000। इक्विटी की जगह इक्विटी ही रहने दो, और डेट की जगह 560 लिख दो, और करंट लायबिलिटी की जगह लिख दो 2,80,000। तो इक्विटी मेरे पास कितना आएगा भाई, इक्विटी मेरे पास आएगा 11,20,000। ठीक है, ये दोनों आइटम्स मैं इधर भेज देता हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये 5 लाख और 2 इनको ऐड करो, 7,80,000 में 60 जोड़ेंगे तो 840, तो माइनस होगा 8,40,000 रुपीज़। ठीक है, तो 11,20,000 में से 8,40,000 अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 2,80,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको मैं ये समझा देता हूँ, ये बैलेंस शीट रफ वर्क में बनाना अपने, अगर अभी आप लोगों ने समझना है तो अपने रजिस्टर पे आराम से बड़ी बड़ी बना लो। एग्जाम में ये बैलेंस शीट शो करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फेयर वर्क है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपका फेयर वर्क है, बैलेंस शीट को देख के बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्विटी मैंने निकाल ली 2,80,000, और डेट तो मेरे को पता ही है 5,60,000, तो डेट इक्विटी रेशियो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको खत्म, तो लिखते हैं भाई डेट इक्विटी रेशियो
तो डेट इक्विटी रेशो में डेट ऊपर आएगा, इक्विटी नीचे आएगा, ठीक है। तो डेट ऊपर, इक्विटी नीचे। तो डेट है 5,60,000, ठीक है, डेट है 5,60,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी हमने अभी निकाला 2,80,000 और ये आएगा 2/1 और इसको आपने लिखना है 2:1, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन दिख जाएगा। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। जैसे रेशो गिवन है, टोटल एसेट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डेट। तो आपको डेट के लिए देखो, इन्होंने डेटा तो इक्विटी का दे रखा है पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये हमारा डेट का पार्ट है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये देखो इन दोनों को ऐड कर देना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो 180 प्लस 120, डेट तो मिल गया, मतलब डिनोमिनेटर तो मिल गया। टोटल एसेट्स ढूंढनी है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं, मैं गिवन डेटा को रजिस्टर पे उतारता हूँ और टोटल एसेट्स निकालते हैं, ठीक है। बहुत आराम से निकल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक बार ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ आ जाएगा हमारे को टोटल एसेट्स कैसे निकालनी है। देखो डेट का डेटा क्वेश्चन में गिवन है, डेट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स गिवन है 1,80,000 की और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको गिवन है 1,20,000 की। तो टोटल डेट आपकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए की हो जाएगी टोटल डेट। इक्विटी आपको सीधे सीधे नहीं गिवन, लेकिन इक्विटी का ना कंपोनेंट्स गिवन है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में 4 लाख की गिवन है, सरप्लस आपको गिवन है 1 लाख का, और जनरल रिजर्व हमारा रिजर्व्स का पार्ट हो जाएगा, ये आपको गिवन है 70,000 का। तो ये सारा अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5,70,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्विटी आ गया। तो डेट इक्विटी रेशो अगर पूछता फिर तो फटाफट हो गया था, लेकिन इसने टोटल एसेट्स पूछे। तो याद रखना आपको रफ में एक बैलेंस शीट बनानी है। मैं यहाँ फेयर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ यार, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। तो आपको वैसे रफ में एक बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर क्या आता है, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझना है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट साइड का टोटल बैलेंस शीट में, एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये टोटल पता चल गया, इसका मतलब मुझे ये दूसरे वाला टोटल भी पता चल गया, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में कंपनी की बना रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इक्विटी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी आता है यहाँ पे ज़रूर। फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट, खाली डेट लिखूँ या लॉन्ग टर्म लिखूँ एक ही बात है, ये एज्यूम्ड है। खाली डेट मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है। तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। अगर मेरे पास ये तीनों चीज़ें हों और इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, एसेट्स के इक्वल होगा। तो अगर मेरे को इन तीनों का टोटल मिल गया, मुझे टोटल एसेट्स मिल जाएंगी। तो इक्विटी क्वेश्चन में 5,70,000 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। डेट 3 लाख है, ठीक है, डेट 3 लाख है, और करंट लाइबिलिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 570 प्लस 36 और 3 9 लाख। तो बेसिकली मेरे को ये तीनों का टोटल मिल गया 9 लाख, और ये 9 लाख यहाँ का भी टोटल होगा, यानी कि एसेट्स मेरे पास कितनी है, 9 लाख है, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, आपको ये बैलेंस शीट तो मैंने बोला रफ में बनानी है। तो इस बैलेंस शीट को रफ में बनाकर ना यहाँ से फॉर्मूला देख लेना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम एग्जाम में, फॉर्मूला आप लिखोगे इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला आप लिखोगे एग्जाम में, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो ये फॉर्मूला हो गया। इक्विटी की जगह लिखा 5,70,000, डेट की जगह 3 लाख, करंट लाइबिलिटी की जगह 30,000, ठीक है। तो ये टोटल एसेट्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आ गई भाई, टोटल एसेट्स आ गई 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ हमने लिखा है, तो यहाँ पे 9 लाख तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स भी पता है और डेट भी पता है। तो अब हम लोग टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकाल रहे हैं, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स 9 लाख और डेट कितनी है, 3 लाख। तो 9 लाख अपॉन 3 लाख। तो ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कटेंगी, 3 1 ज़र 3 3 ज़र, तो 3/1, और इसका आंसर इस टू 1 वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो 3:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं जूम आउट करके आपको पूरा सोल्यूशन एक बार शो कर देता हूं। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोप्राइटरी रेशो के ऊपर है, ठीक है। ये सारे मैंने मिक्स बनाए हैं क्योंकि ये सॉल्वेंसी रेशो का आपका वीडियो है, तो सारी रेशोज के मिक्स क्वेश्चन और कंपोनेंट्स भी सबके मिलते जुलते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशो का क्या है, शेयर होल्डर फंड्स ऊपर,
शेयर होल्डर फंड्स बोले या इक्विटी बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में आएगा टोटल एसेट्स, ठीक है। तो ये यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो आपको काफी सारा डेटा गिवन है। इक्विटी का डेटा देखो ऊपर हमें चाहिए, और यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा है, रिजर्व सरप्लस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे मेरे पास इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों को ऐड करेंगे इक्विटी आ जाएगा। और कोई इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी मत समझ लेना, इक्विटी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है इक्विटी शेयर कैपिटल। दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अलग होता है, खाली इक्विटी लिखा होना अलग होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी की तरह हो जाएगा। ये 9% डिवेंचर आपके पास लॉन्ग टर्म डेट गिवन है। फिर आपके पास ये नॉन करंट एसेट्स गिवन है, कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल एसेट्स भी चाहिए ना, तो उसने करंट लायबिलिटी, करंट एसेट सब कुछ दिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले मैंने इक्विटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा मेरे माइंड में आया कि जो डेटा गिवन है उनके फॉर्मूले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है 65,000। तो इन तीनों को जरा ऐड कर लेते हैं और हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐड करने पे आ रहा है 8,35,000 रुपीज, ठीक है। तो इक्विटी अपने पास आ रहा है 8,35,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो अगला मैंने लिखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे वही दो लिखे हैं जिनका डेटा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। वैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये गलत लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स लिखना है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वही लिखे हैं मैंने जो क्वेश्चन में डेटा आपको गिवन है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है 7 लाख रुपीज, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है 2,45,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 9,45,000 रुपीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स मैंने नॉन करंट एसेट्स लिख लिया। बाकी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, ठीक है, डायरेक्टली गिवन है करंट एसेट्स, और आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, खाली क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है, खाली क्रेडिटर्स गिवन है। तो करंट लायबिलिटी कितना है भाई, क्रेडिटर्स के नाम पर गिवन है 1,10,000, खाली क्रेडिटर्स गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खाली क्रेडिटर्स गिवन है। और करंट एसेट्स भी मैं लिख ही लेता हूँ, अब सारी चीज़ें लिख डाली तो करंट एसेट्स मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो अब मैं निकाल क्या रहा हूँ भाई, मेरे को चाहिए शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर फंड्स बोलो, वो तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे चाहिए टोटल एसेट्स। यहाँ पे टोटल एसेट्स मिसिंग है, वो मुझे चाहिए। तो क्लियर कट आपको आराम से दिख रहा है एक फॉर्मूला टोटल एसेट्स का, और टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स में अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट्स जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी। रफ बैलेंस शीट में भी मैंने ये काम कई बार किया है कि नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म वाली, उसमें शॉर्ट टर्म वाली जोड़ दोगे तो सारी की सारी एसेट्स आ जाएंगी। तो नॉन करंट एसेट्स मेरे पास ये रही 9,45,000, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और करंट एसेट्स मेरे पास 9,45,000 है, नहीं 45 कर दो। करंट एसेट्स मेरे पास ये रही 3 लाख की, तो 9 और 3 12, ठीक है। तो मेरे पास अब टोटल एसेट्स कितनी आ जाएंगी 12,45,000 रुपीज। तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, और यहाँ ऊपर ये क्या है, ये मेरी इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर फंड्स बोलो, एक ही बात है। तो ये मेरे पास 8,35,000 रुपीज है। तो जस्ट अब इनको डिवाइड करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, शेयर होल्डर फंड्स मैंने निकाले थे ऊपर, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड्स बोले या इक्विटी बोले एक ही बात है। तो 8,35,000, टोटल एसेट्स नीचे चाहिए वो मैंने यहाँ लिख लिए 12,45,000 रुपीज। तो इनको आप सॉल्व करोगे, 3 जीरो से 3 जीरोस गई। अब ये डायरेक्ट नहीं कटने वाला, 5 के टेबल से काटना है काट लो, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा। तो आपके पास आंसर आएगा 0.67:1, ठीक है। तो 1:1 जरूर लगा देना, इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.67, और क्योंकि 1:1 फॉर्मेट में हम आंसर लिखते हैं तो रेशो 1:1 लिख देना। तो मैं जूम आउट करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको कह रहे हैं कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशो हमें निकालनी है इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज 2:1, ठीक है।
तो अब आपको ना क्वेश्चन छोटा सा है, ठीक है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज आपको गिवन है, तो सारी लैंग्वेज को समझते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो दे रखा है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, तो टोटल एसेट्स टू डेट मैंने लिखा, और 2:1 है ना, 2:1, तो इसको लिखो 2/1, ठीक है। फिर आपको दे रहे डेट 5 लाख। तो जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन है, देखो अभी मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, जितना मैंने बोला है रीड करा, सिर्फ मैंने इतना पढ़ा और उसका मैंने ये, ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया साथ साथ। तो जितना पढ़ा उस हिसाब से थोड़ा सा सॉल्व कर देते। तो डेट 5 लाख है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख, तो नीचे लिखा 5 लाख इक्वल टू 2/1, और यहाँ पे लिखे रहने देते हैं टोटल एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगा 5 लाख को इंटू 2 कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो मेरे पास टोटल एसेट्स कितनी आ गई, टोटल एसेट्स मेरे पास 10 लाख आ गई। अभी मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ होगा क्या यूज़ नहीं होगा, बट मैंने इसको सॉल्व कर लिया। फिर कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। तो मतलब कि जितनी भी डेट होगी ना, डेट मेरे को पता है क्वेश्चन में डेट है 5 लाख, तो डेट मेरे को पता है 5 लाख है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी आधी है, 0.5 मतलब उसकी हाफ है। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/2। देखो 0.5 क्या होता है, 0.5 अगर मैं यहाँ समझाऊँ तो ये डेसिमल हटाओ नीचे 10 आएगा, ठीक है। तो 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो हाफ ही तो लिखा है मैंने। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर मेरे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है तो वो कैसे आएगा, 2,50,000, ठीक है। कह रहे जितनी भी इक्विटी है उसका भी 25% कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। 25 इंटू 25 625, और ये 00, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 62,500 रुपीज़, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल हमने लिख लिया। इसके बाद आपको गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो इस डेटा को, अब देखो यहाँ जगह खत्म हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट काम मैंने कर दिया। अब मैं रजिस्टर पे सॉल्व करता हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू वहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इक्विटी शेयर का वैल्यू वहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। और टोटल एसेट्स का भी वैल्यू मैं वहाँ ऑलरेडी डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपरली। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, जितना सॉल्व करा था सारा डेटा लिख लिया, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स तो मेरे पास है, मेरे को क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्विटी। इक्विटी बोले या शेयर होल्डर फंड्स बोले, बात एक ही है। अच्छा, अब कोई बच्चा ये मत समझ लेना ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वही इक्विटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अलग होता है, खाली इक्विटी अलग होता है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इक्विटी का, तो ये होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर इसके फॉर्मूले में अगला कंपोनेंट में लिख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर मैं लिख रहा हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट, और याद रखना यहाँ पे जो आपने प्रॉफिट लिखना है वो प्रॉफिट आपको लिखना होता है आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था, याद करने वाला पार्ट था, लॉजिक पार्ट था, कुछ भी कह लो। तो सरप्लस यहाँ पे जो होता है वो टैक्स काटने के बाद वाला प्रॉफिट लेना है, और आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर टैक्स वाला गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने निकाला था 62,500, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को कुछ भी रिजर्व सरप्लस गिवन है क्या, तो रिजर्व्स तो नहीं गिवन, ठीक है। टोटल एसेट्स, डेट, इक्विटी, रिजर्व्स तो नहीं गिवन, ठीक है। तो रिजर्व्स नहीं है। सरप्लस क्या है, मेरे को मैंने बताया आफ्टर टैक्स चाहिए। तो प्रॉफिट जो गिवन है वो 10 लाख गिवन है, तो इसमें से मैं टैक्स हटा देता हूँ। तो कितना टैक्स होगा, 10 लाख का 40%। तो 10 लाख का 40% यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो ये कितना आएगा, 4 लाख आएगा, ठीक है। अगर आपने ओरल कर लिया है तो ये 0 से 0 कटा, 4 इंटू, ठीक है, और एक ये 0 कटा, तो 4 इंटू 1 लाख, ये कितना आएगा, 4 लाख आएगा। तो ये 4 लाख सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मुझे आफ्टर टैक्स वाला चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अब कितना आ जाएगा भाई, 2,50,000 में 62,500 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3,12,500 प्लस 6 लाख, तो मेरे पास आंसर आएगा 9,12,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्विटी की वैल्यू आ गई है। तो अब जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। इक्विटी भी पता है, टोटल एसेट्स मेरे को पता है 10 लाख है, तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। शेयर होल्डर फंड्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स एक ही बात है, 912,500
डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऊपर लिखिए 10 लाख। अब यहाँ पर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं सॉल्व करने में, और वो इसको डिवाइड करने लग जाएंगे और मुश्किल कर देंगे क्वेश्चन को। देखो बहुत सिंपल सा भाई बेसिक मैथ्स है, ये 2 0 से 2 0 काटना, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड क्यों कर रहे हो? अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नीचे कितने डिजिट्स हैं? 4 0 है, तो 4 डिजिट छोड़ के, नीचे 4 0 हैं, 4 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दो, तो 1 2 3 4, तो यानी कि 9 से पहले डेसिमल लगेगा, तो 9125, तो ये 0.9125 आंसर है। और इस टू 1 फॉर्मेट में आपको आंसर छोड़ना है, ठीक है। आप चाहो तो खाली 912 लिखो, खाली 91 लिखो, 2 डिजिट तक जरूर लिखो, लेकिन यहाँ पे तो बहुत आसान है, तो चारों का ही लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का।